करते हैं इसकी मेटालर्जी की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो उनसे पार्ट 2 है इसका कोल का, कि कोयले की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र में टूट जाता है, इन एलिमेंट्स में टूट जाता है। और बाकी जो उनसे और भी एलिमेंट्स हैं जिनमें ये टूटता है। कोल गैस है, कोयले की गैस जो सी है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस यानी कि जो उनसे कोयले की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है ना, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसमें क्या होता है, इसमें हवा की गैर मौजूदगी में कोयले को गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से कोयला जो उनसा है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसे होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और जो उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलग हो रहे हैं ना, वो ये हैं, एक कोल गैस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये अलग हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये मिक्सचर होता है हाइड्रोजन का, मीथेन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है ना, प्रोड्यूसेस हीट व्हेन बर्न्ड इन एयर। जब आप इस गैस को हवा में जलाते हैं ना तो ये गर्माइश पैदा करती है, और इसे आप इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल जलाने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि जब आप इसे हवा की मौजूदगी में हवा में जलाते हैं तो क्या होता है, हीट, गर्माइश पैदा होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, आगे है अमोनिकल लिक्वर। अमोनिकल लिक्वर में अमोनिया होता है और पानी होता है। अमोनिया और पानी को जब आप मिलाते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। ये सॉल्यूशन को आप यूज़ करते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र में। ठीक है ना, अमोनिया और वाटर को जब आप, ये सॉल्यूशन है होता है, ये सॉल्यूशन को, ये सॉल्यूशन अमोनिया है और पानी है, अमोनिया है और पानी है, अमोनिया है और पानी है, जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। ये सॉल्यूशन जो उनसा होता है इसको यूज़ करते हैं, ये जो उनसा सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनती है, एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र बनती है। मैं क्या कह रहा हूँ, अमोनिकल लिक्वर में अमोनिया और H2O का सॉल्यूशन पर मुश्तमिल होता है। अमोनिकल लिक्वर अमोनिया और H2O के सॉल्यूशन पर, इन H2O में अमोनिया हालुआ होता है। ठीक है ना, अमोनिया एक फर्टिलाइज़र है, अमोनिया और H2O के सॉल्यूशन पर मुश्तमिल होता है। ठीक है ना, कौन, अमोनिकल लिक्वर। और जब इस अमोनिकल लिक्वर को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र बनती है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र एक ऐसी फर्टिलाइज़र होती हैं जिसमें नाइट्रोजन की मिकदार बड़ी होती है, नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होती है। इसमें नाइट्रोजन की मिकदार क्या होती है, ज़्यादा होती है ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। मिसाल के तौर पर अमोनिया है, इसमें भी नाइट्रोजन की मिकदार क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरीके से अमोनियम सल्फेट है, इसमें भी हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, इन एलिमेंट्स से ज़्यादा होगी नाइट्रोजन की मिकदार। इसी तरीके से अमोनिया है, अमोनिया में भी नाइट्रोजन की मिकदार क्या होगी, ज़्यादा होगी। अमोनिया नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र ऐसी फर्टिलाइज़र्स होती हैं जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स की जो उनसी मिकदारें हैं वो कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं ना, उन सारे के सारे एलिमेंट्स जो उनसे हैं, यानी कि नाइट्रोजन जो उनसा होगा उसकी मिकदार ज़्यादा होती है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा है, यानी कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिक, यानी कि ये फर्टिलाइज़र है ना अमोनियम सल्फेट, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट की एक फर्टिलाइज़र ले लिया आपने, ये अमोनियम सल्फेट है, फर्टिलाइज़र है। ये H2SO4 को जब आपने अमोनिकल लिक्वर से मिलाया है तो ये फर्टिलाइज़र बनी है, ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र बनी है। ये वाली भी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है, ये वाली भी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है, क्योंकि अमोनिया लिक्विड फॉर्म में जब आप ये आता है ना तो लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन की मिकदार एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज़्यादा होती है, इसलिए हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र कहते हैं। नाम से ज़ाहिर है, नाइट्रोजन ऐसी फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन मौजूद हो, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र कहलाती है। ठीक है ना, नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा हो तभी वो नाइट्रोजनीस। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कोलतार आता है। कोलतार एक थिक ब्लैक लिक्वर होता है, एक काला सा ब्लैक थिक गाढ़ा
काला सा लिक्विड होता है जो कि मिक्सचर होता है ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का 200 मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, मोस्टली एरोमेटिक, जिसमें से एरोमेटिक मोस्टली होते हैं। एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक आपने पीछे पढ़ा जिसमें बेंजीन मौजूद होता है। एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कि जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद होता है। बेंजीन रिंग मैंने आपको बनाया था कि बेंजीन रिंग जो सा होता है वो ऐसे करके होता है, पीछे आपने पढ़ा भी। एरोमेटिक कंपाउंड्स एक ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद होता है, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये मैंने बनाया था बेंजीन रिंग, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि कोल तार में ज़्यादातर एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और इसमें कोल तार में इस पूरे लिक्विड के अंदर 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और वो ऑर्गेनिक्स भी और कंपाउंड्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। यानी कि जब आप इसको सिपारेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, ये भी लिख लो बात, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक लिक्विड में मौजूद जितने भी कंपोनेंट्स हैं, 200 कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए जो सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे 11वीं 12वीं में जाकर, या अभी शायद 10वीं में ही है ये, ठीक है ना, जिसमें एक लिक्विड को आप ठीक है ना, एक लिक्विड में से जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं, एक लिक्विड है वो जितने भी कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है ना, उन कंपोनेंट्स को अलहदा करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये एक लिक्विड है, ठीक है ना, ये एक लिक्विड है यहाँ पर मौजूद है, ये ठीक है ना, ऐसे करके एक लिक्विड मौजूद है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल है जी, एक है जी बेंजीन है, और एक दूसरा है जी यहाँ पर टोलीन है, टोलीन भी है, ठीक है ना। इस लिक्विड में से बेंजीन को भी अलग करना है और टोलीन को भी अलग करना है। बेंजीन का ये फार्मूला नहीं होता, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, जबकि ये टोलीन को भी अलग करना है। टोलीन को भी अलग कर लेंगे और बेंजीन को भी अलग कर लेंगे। इस प्रोसेस इस लिक्विड में से जो उनसे इसके कंपोनेंट्स हैं, ये बेंजीन और टोलीन, इनको अलग अलग बीकर्स में कन्वर्ट कर रख लिया और बाकी का लिक्विड अलग कर लिया। इसको हम कहते हैं, जो उनसा भी सॉलिड वगैरह बच जाएगा ना, वो रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये था हमारा, ठीक है, समझ आ गई। यानी कि एक लिक्विड में से उसके जो उनसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग करने के बाद जो उनसे बाकी सॉलिड बच जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करने के बाद, ठीक है ना, वो लिक्विड बेकार है। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं कोल तार की, तो क्या होता है, कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद हमें बेंजीन मिलता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स के जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद होता है, इसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये है जी बेंजीन, ये हो जाए फिनोल है जी, ये इसका फार्मूला C6H6O। टोलीन का फार्मूला ये C7H8, ठीक है ना, ये मैंने इसलिए लिखे ताकि आपको मुश्किल ना हो। इसी एनाइलाइन का फार्मूला ये C6H5NH2, ये एनाइलाइन है, इसमें बेंजीन रिंग मौजूद है। एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये। ठीक है, ओके, समझ आ गई आपको। फिर इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं द ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल तार, यानी कि काला जो सी बाकियात बचती है कोल तार की। कोल तार जो सा है, पीछे हम पढ़ेंगे, ये जो सा कोल तार है ना, इसकी जो सी बाकियात बचती है, हमने सब कुछ तो निकाल लिया है, ये सारे कंपोनेंट्स इस कोल तार लिक्विड में से हमने निकाल लिए हैं फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो उनसे हैं ये कोल तार में से निकाल लिए हैं। तो जो उनसी बाकियात बची है कोल तार की, उसको हम कहते हैं पिच। और जो उनसी ये पिच होती है, ये यूज़ होती है सरफेसिंग ऑफ रोड्स को सरफेस देने के लिए। रोड जो उनसी हैं वो उसको सरफेस देने के लिए, और छत बनाने के लिए, घरों की छतें बनाने के लिए, और सरफेस और रोड जो उनसी हैं उसको सरफेस यानी कि उसको प्लेन करने के लिए। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये है सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमने कोल तार में से निकाल लिए
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से, और जो सा बाकी बच गया है उसको हम कहते हैं पिच, और पिच जो सा है उसका ये यूज़ है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कोक की। कोक जो सा होता है 98% तक कार्बन होता है इसमें। कोक में 98% तक कार्बन होता है, बहुत ज़्यादा मिकदार, यानी कि लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल। जब कोल की रेजिड्यू, कोयले की जो सी बाकियात है वो पीछे रह जाती है, ठीक है ना। ये कब बनता है कोक? जब कोयले की बाकियात पीछे रह जाती है, ठीक है ना। कोल जो सा होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है कि इसमें कोयले को हवा की गैर मौजूदगी में जलाया जाता है। तो फिर क्या होता है, तो ये वोलेटाइल कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वो इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि कोयले को जब हमने जलाया, फॉर एग्जांपल ये कोयला है, ठीक है ना, इसको हमने ये एक ऐसा कंटेनर है कि जिसमें हवा की गैर मौजूदगी में हमने इसको जलाया है, ठीक है ना, हवा की गैर मौजूदगी में हमने इसको जलाया। तो इसमें जो सा इसके कंपोनेंट्स होंगे, ऐसे कंपोनेंट्स कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, वो इवेपोरेट हो जाएंगे, वो इस कोयले को छोड़कर इवेपोरेट हो जाएंगे और भाप की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। और यहाँ पर भाप की शक्ल इख्तियार कर ली इन्होंने इस बंद कंटेनर के अंदर, जहाँ पर हवा नहीं है, और जो सा बाकी यहाँ पर सॉलिड रह जाएगा, ठीक है ना, जो सा पीछे रह जाएगा, लीव्स बिहाइंड अ सॉलिड रेजिड्यू। और ये जो सी बाकियात रह जाएगी, किसकी रेजिड्यू, ये किसकी बाकियात रह गई है, ये कोयले की जो सी बाकियात रह गई हैं, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं ये कोक। ये 98% तक कार्बन पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो उनसे गंदे से कंपाउंड्स थे, वोलेटाइल कंपाउंड्स थे, वो तो निकल चुके हैं, इवेपोरेट हो चुके हैं, और जो उनसी बाकियात सॉलिड फॉर्म में रह चुकी है वो कार्बन ही रह जाएगी। कार्बन जो सा वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में कार्बन ही रह जाएगा, और इसी वजह से यहाँ पर कार्बन की मिकदार 98% होगी इस पूरे में। जो सा 2% रह जाएगा वो थोड़ा बहुत रह जाएगा, थोड़ा बहुत वोलेटाइल कंपाउंड रह जाएंगे, जो उनसे इवेपोरेट नहीं होंगे, वो वैसे ही भागते फिरेंगे पूरे सॉलिड में, और बाकी जो उनसे इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी कि ये है बंद कंटेनर। बंद कंटेनर में ये कोक है, ये छोटा सा, और यहाँ से जो उनसे हमने इसको गर्म करना शुरू किया, कोयले को हवा की गैर मौजूदगी में हमने गर्म किया, इसको हॉट किया, गर्म किया यहाँ से, और फिर उसके बाद कोयले में जो उनसे वोलेटाइल कंपाउंड्स के, ऐसा कंपाउंड्स के जिनका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो उनसा वो कम होता है, वो क्या करेंगे, वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएंगे, और पीछे जो उनसा सॉलिड रह जाएगा, वो सॉलिड रह जाएगा जी कोक। वो कोक जो उनसा होगा वो 98% तक कार्बन रखता होगा। और यहाँ से मैं ये पढ़ाना भूल गया था कि जो उनसे ये कंपाउंड्स हैं, ये यूज़ होते हैं सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स एक ऐसी ड्रग्स होती हैं कि जो नॉर्कोटिक्स, सिंथेटिक ड्रग्स जो सी होती हैं वो नारकोटिक्स, यानी कि नशा आवर अद्वैत जैसा ही असर रखती हैं अपने अंदर। इसके ढांचे, सिंथेटिक ड्रग्स का ढांचा नॉर्कोटिक्स, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है, सिंथेसाइज ड्रग्स में जो उनसे कंपाउंड्स हैं उनका जो सा स्ट्रक्चर है वो नॉर्कोटिक्स में मौजूद कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर है, वो दोनों डिफरेंट है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नॉर्कोटिक्स से ये डिफरेंट चीज़ है। सिंथेटिक ड्रग्स अलग चीज़ है, नारकोटिक्स अलग चीज़ है। बस सेम ये है कि यहाँ ये भी नशा थोड़ा सा दे देती हैं और ये ज़्यादा नशा देती हैं, ठीक है ना। बस ये सिंथेटिक ड्रग्स में इस्तेमाल होते हैं, ये रंगों वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, ये धमाके एक्सप्लोसिव वगैरह बनाने में, कीड़े मार अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं, पेंट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? ऐसा फाइबर जो इंसान ने पैदा किया। फॉर एग्जांपल नायलॉन है, नायलॉन कपड़ों में इस्तेमाल होता है फाइबर। नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्रियल लेवल में इस्तेमाल होता है, कपड़ा बनाने वाली सन्नत में सिंथेटिक फाइबर इस्तेमाल होता है। वार्निशेस जोन से होते हैं, ये वार्निशेस का पता होगा आपको, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वार्निशेस जोन सा होता है, ये रेज़न होता है ड्राइंग ऑयल, जब ये रेज़न होता है ड्राइंग ऑयल, ड्रायर, यानी कि ये खुश्क ऑयल पर मुश्तमिल होता है, ड्रायर खुश्क
और फिर उसके बाद खुश्क फैक्ट्री, खुश्क मशीन होती है ये। वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है ना, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट भी होता है इसमें। इनके वार्निश को जब आप किसी भी लिक्विड कोटिंग पर डालेंगे, लिक्विड कोटिंग है, ठीक है ना, यानी कि लिक्विड कोटिंग, मिसाल के तौर पर उसको जंग ना लगे, ठीक है ना, आयरन को जंग ना लगे, आप इसलिए साइकिल के ऊपर क्या चलाते हैं, ये वार्निश करते हैं, इसके ऊपर स्प्रे मारते हैं, वार्निश करते हैं। वो क्या करता है, वार्निश में एक लिक्विड कोटिंग होती है। लिक्विड कोटिंग क्या करती है, वो कंटेन रेजन। वार्निश में लिक्विड कोटिंग होती है, ये साइकिल के लोहे के ऊपर लिक्विड कोटिंग, यानी कि कोटिंग कर लेगी लिक्विड की, जिसमें रेजन होगा। और जब ये रेजन खुश्क हो जाएगा तो एक फिल्म बन जाएगी, एक ट्रांसपेरेंट फिल्म बन जाएगी, एक ना दिखाई देने वाली फिल्म बन जाएगी, जो कि उसको क्रोयन से, ठीक है ना, जो कि उसे जल्दी से ख़राब नहीं होने देगी, ठीक है ना, खुश्क हो जाएगा वो, ठीक है ना। यानी कि लिक्विड कोटिंग में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है कि इसमें रेजन होता है, ठीक है ना, इसमें रेजन होता है, ठीक है ना। ये वार्निश है, वार्निश में रेजन होता है, ड्राइंग खुश्क ऑयल होता है, खुश्क मशीन होती है, और खुश्क वोलेटाइल सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्वेंट जो जल्दी से इवेपोरेट होते हैं वो होते हैं। ये सारी चीज़ें वार्निश में होती हैं। ये जब हम सूरज की शुआएं पड़ती हैं साइकिल के ऊपर, जो जब हम साइकिल के ऊपर वार्निश कर देंगे तो ये रेजन जो सा ये भी खुश्क होना शुरू हो जाएगा, ये खुश्क होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये खुश्क होना शुरू हो जाएगा तो फिर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना, खुश्क होना शुरू हो जाएगा। खुश्क होने के बाद जब ये सारा खुश्क हो जाएगा तो एक ड्राई फिल्म, एक खुश्क फिल्म बन जाएगी साइकिल की सतह के ऊपर। उस खुश्क फिल्म की वजह से वो साइकिल जो सी है वो जल्दी से ख़राब नहीं होगी, यानी कि वो क्रोयन अपने आप को जंग से हिफाजत में रखेगी। वार्निश इसे कहते हैं। यानी कि जो से ये बाकी के हैं ये कुछ ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना उसके एटम में से। जैसे ही वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज होने के बाद ये भी साइकिल की लेयर के ऊपर जम जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको ये वार्निश क्या इस्तेमाल होते हैं, क्या चीज़ है ये। प्लास्टिक्स में ये इस्तेमाल होते हैं ये सारे के सारे, वार्निश में भी ये सारे के सारे होते हैं इस्तेमाल वार्निश में। और ये क्रोयन से बचाते हैं, ठीक है ना, साइकिल को जल्दी ख़राब नहीं और लोहे को जल्दी ख़राब नहीं होने देते। ये जब वार्निश में लिक्विड कोटिंग होती है, वार्निश क्या होता है, एक लिक्विड कोटिंग करता है, कोटिंग करता है लिक्विड की। और लिक्विड में जो सा रेजन होता है, रेजन एक माए जैसा होता है, माए जैसा लिक्विड होता है। जब वो इवेपोरेट हो जाता है ना रेजन, तो फिर जो सा बाकी बचा हिस्सा होता है वो खुश्क हो जाता है लोहे के ऊपर। जैसे वो खुश्क हो जाता है तो वहाँ पर फिल्म बन जाती है, एक ट्रांसपेरेंट सी, साइकिल के ऊपर एक ना दिखाई देने वाली फिल्म बन जाती है। और वो क्या करती है, वो साइकिल को जल्दी ख़राब नहीं होने देती, जंग से महफूज रखती है। इसे हम कहते हैं वार्निश। अब हम आगे बात करते हैं कोक की, ठीक है ना। कोल जो सा होता है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करता है, यानी कि इसकी लॉसेस इट्स वोलेटाइल कंपोनेंट्स और लीव्स बिहाइंड अ सॉलिड रेजिड्यू। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था ये कोक में कि कोक कैसे तैयार होता है। कि जब कोयला जो सा होता है, कोयले को जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब आप कंटेनर में रखते हैं जिसमें हवा नहीं आ रही, उसमें जब आप टेम्परेचर देते हैं, कोयले में जो उनसे वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं वो इवेपोरेट होना शुरू होते हैं। कोयले ठोस सॉलिड कोयले में के ऊपर जो उनसे हैं वो इवेपोरेट, यानी कि जो उनसे वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं वो भाप की शक्ल में ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। और जो उनसा बाकी लिक्विड, बाकी ठोस फॉर्म में जो उनसा बच जाता है वो होता है कोक, जिसमें 98% तक कार्बन होता है, ठीक है। ओके, समझ आ गई। ये है जी लीव्स बिहाइंड अ सॉलिड रेजिड्यू, ठीक है ना, और पीछे लीव्स, इसे हम कोक कहते हैं। और फिर ये जो उनसा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मैंने पीछे आपको बताया 9th क्लास में कि रिड्यूसिंग एजेंट की मिसाल ऐसे है कि ये सेल्स एजेंट के मिसाल के तौर पर सेल्स एजेंट है, वो घर में जाकर अपनी चीज़ें फ़रोख्त करता है, यानी कि खुद अपने घर में ठेला नहीं लगाता। वो एजेंट दूसरों के घरों में जाता है और दूसरों को चीज़ें अपनी बेचता है। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को
ये एक ऐसी शय होगी, एक ऐसी सब्सटेंस होगी जो दूसरों को रिड्यूस करेगी और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई आपको। रिड्यूस मैंने आपको पूरा बताया था कि रिडक्शन है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होती है, यहाँ पर ओ आ रहा है, ओ आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की बात हो रही है। ये ओ जो सा है ये ऑक्सीडेशन लफ्ज़ में ऐड हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन क्या होगी, ऐड होगी। और बाकी दोनों क्या होंगे, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, ये क्या होंगे, रिमूव होंगे। इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये लो जी, याद होगी ऑक्सीडेशन, ये है ऑक्सीडेशन की तारीफ ये है। और रिडक्शन, अगर आपको ऑक्सीडेशन याद होगी तो रिडक्शन जो सी है इसका उल्टा है, ऑक्सीजन रिमूव होगी, हाइड्रोजन ऐड होगी, इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी ये इस्तेमाल होता है कोक। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स की एक्सट्रैक्शन, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन की वजह से आयरन इम्पोर्टेंट है। यानी कि एक्सट्रैक्शन, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, यानी कि मेटल को निकालने में। ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। हमने पीछे पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। ठीक है ना, कि आयरन है हमने ठीक है। और फिर उसके बाद ये यूज्ड एज अ फ्यूल, इसे फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, फ्यूल के तौर पर जलाने के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कोई सवाल हो, और यहाँ पर कोई चीज़ है, और यहाँ पर मैंने आपको सारा बता दिया है। ठीक है, ठीक है ना। और एक चीज़ ये भी है कि वार्निश से इंसोलेशन बेहतर होती है, यानी कि इंसोलेट करता है। वार्निश जो सा है इसका काम है कि इंसोलेशन होती है, बेहतर होती है। जब आप वार्निश का यूज़ करेंगे किसी भी मटेरियल के ऊपर, ठीक है ना, उससे क्या होगा, उसकी इंसोलेशन बेहतर होगी, उसकी इंसोलेशन क्या होगी, बेहतर होगी, इंसोलेट हो जाएगा, इंसोलेट हो जाएगा। किसके खिलाफ, जो उनसे उसको नुकसान पहुंचाने वाले जो उनसे कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, उसके खिलाफ क्या हो जाएगा, अपने आप को इंसोलेट कर लेगा, महफूज कर लेगा वो वाली सरफेस। मिसाल को साइकिल सरफेस है, साइकिल की सरफेस पर आपने वार्निश किया है, तो ये क्या करेगी, ये अपने आप को इंसोलेशन, इसकी इंसोलेशन बेहतर हो जाएगी, ये अपने आप को इंसोलेट कर लेगी। एस इंसोलेट किसके खिलाफ करेगी, जो उनसे डेंजरस कंपाउंड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल हैं, आपने पीछे पढ़ा होगा जंग, क्रोयन, जो ऑक्सीजन और पानी के वेपर्स की मौजूदगी में क्रोयन होती है, उसके खिलाफ भी ये इंसोलेट कर लेगी अपने आप को। ये वाली सरफेस जब ड्राई फिल्म ऊपर बन जाएगी तो ये अपने आप को इंसोलेट कर लेगी। ये ऑक्सीजन और H2O की मौजूदगी में जो सा जंग क्रोयन प्रोसेस है उसके खिलाफ भी अपने आप को इंसोलेट कर लेगी। इसके अलावा जो सा बाहर आप निकलते हैं तो कोई चीज़ यहाँ पर गिरती है, कोई नुकसानदेह केमिकल गिर जाता है इसके ऊपर, फैक्ट्रियों वगैरह में जाते हैं केमिकल गिर जाते हैं, अक्सर साइकिलों के ऊपर नुकसानदेह चीज़ें गिर जाती हैं, उसके खिलाफ भी ये अपने आप को इंसोलेट कर लेगी साइकिल की सरफेस, और जल्दी से ख़राब नहीं होगी। यानी कि क्या हो गया, ये इंसोलेशन क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। वार्निश को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी इंसोलेशन में बेहतरी आएगी। ठीक है ना, अब आप ये जो सा टॉपिक है ये हमारा हो गया क्लियर। ठीक है ना, यह टॉपिक क्या था हमारा, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो उनसे होते हैं, वो कोयले से जो उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें हासिल हो रहे हैं उनके बारे में मैंने ये बताया था। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें हासिल हुए थे, और ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ये सारे के सारे, ऑक्सीजन जो उनसे हैं, ये एलिमेंट्स थे जो कोयले से हासिल हो रहे थे। ठीक है ना, कोयले से हासिल हो रहे थे। आज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जो जो हासिल हो रहे हैं, मुकम्मल आपको बता दिया है। इसी तरीके से मेटलर्जी का भी एक लफ्ज़ आया आपकी बुक में। मेटलर्जी क्या होती है, वो धातुओं को इनकी खालिश शक्ल में निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। मेटलर्जी क्या होती है, मेटलर्जी में ये धातुओं को इनकी खालिश शक्ल में निकालने के लिए इस्तेमाल, यानी कि धात है, धात अक्सर आप निकालते हैं ना ज़मीन में से, तो ज़मीन में से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आयरन, सोना मिल गया आपको, गोल्ड मिल गया, ये गोल्ड मिल गया, तो इसके साथ मज़ीद जोन सी आपने पीछे पढ़ा होगा मड, ठीक है ना, मड, ठीक है ना, आपने पीछे पढ़ा होगा ये जो सी एक्स्ट्रा किस्म के जो उनसे इसके साथ लगे होते हैं केमिकल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ बोर्ड लगा होता है, ये AU है ना सारी धात, इसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आ जाती है,
अमोनिया फॉर एग्जांपल आ जाता है। फिर इसी तरीके से और भी बहुत ज़्यादा कुछ आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, फिर इसी तरह सल्फ़र भी घर लगा होता है। ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी एक्स्ट्रा हैं, अभी इनप्योर है। जब आप इन सारी इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, ये सारी के सारी सब्सटेंस जो कि एक्स्ट्रा हैं, इन सारों को रिमूव करने के लिए मेटालर्जी का अमल इस्तेमाल होता है, यानी कि धातुओं को खालिज करता है। जो सी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना धातों में, जब हमने धात निकाल ली है ज़मीन में से, जो सी एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर आ गई हैं ना धात के साथ, सोने के साथ, उन एक्स्ट्रा चीज़ों को ख़त्म करता है और वो धात जो सी है हमारे पास 100% प्योर आती है। ये ठीक है ना, यानी कि जो धातुओं को इनकी खालिश शक्ल में निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इसमें धात में मिट्टी भी आ जाती है, चूना पत्थर भी आ जाता है, रेत भी आ जाती हैं, चट्टानें भी आ जाती हैं। ये चार चीज़ें, मिट्टी, चूना पत्थर, रेत और चट्टानें, ये चार चीज़ें क्या है, एक हमारे हमारी हमारी ज़रूरत तो धात है, तो हमने इन चार चीज़ों को मेटलर्जी के प्रोसेस से गुजारना है। इस धात को मेटलर्जी के प्रोसेस से जैसे ही गुजारेंगे तो ये चार चीज़ें जो सी हैं इस धात से अलग हो जाएंगी और ये धात जो सी होगी, ये धात जो सी होगी हमें 100% हासिल हो जाएगी। ठीक है ना, इससे हम कहेंगे मादनियात। ये क्या है, मादनियात, मिनरल्स में एक्स्ट्रा चीज़ें अलग करना मेटलर्जी किसे कहते हैं, एक धात में से एक्स्ट्रा चीज़ों को अलग करना और मुकम्मल धात 100% धात हासिल कर लेना, 98% तक धात हासिल कर लेना, इसे हम कहते हैं मेटलर्जी का प्रोसेस। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। इधर हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। ओके, गुड बाय। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर ठोकना। गुड बाय।